तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे की बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, टिपिकल एलिमेंट्स किनको बोला जाता है। अब यार अगर बात करें कि टिपिकल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, तो लिखने से पहले समझ लीजिए, कहा जाता है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें आर्गन यानी इनर्ट गैस को छोड़कर बाकी के 7 एलिमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये एलिमेंट्स अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को क्या करें, रिप्रेजेंट करें या रिजेंबल करें, और केवल थर्ड पीरियड एलिमेंट को ही क्या बोला जाएगा, टिपिकल एलिमेंट्स। तो मैं बोल सकता हूं और यहां लिख सकता हूं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक्सेप्ट आर्गन यानी इनर्ट गैस जो है उसको छोड़कर। और इसके पीछे का रीजन जैसा मैंने बताया, उसके पीछे का रीजन ये है कि बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ their respective group. Because they represent the properties of their respective group. अब अगर हम बात करें कि टिपिकल एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, तो इनके लिए आपको याद रखना है, जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा। तो अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और सीएल, जिनकी अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 से स्टार्ट है, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। आर्गन हमने इसमें कंसीडर नहीं करना है आपको। तो अगर हम बात करें तो ये 7 एलिमेंट जो है आपके, ये क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स। बहुत आसान है, बस केवल आपको ध्यान रखना है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। हो सकता है पेपर में हो 4 ऑप्शन हो, आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। तो याद रखना है कि इनमें से जितने 3 ऑप्शन होंगे तो इनमें से यही होगा। इसे छोड़कर कोई एलिमेंट आता है तो वो टिपिकल एलिमेंट नहीं होगा। या पूछा जाए कि टिपिकल एलिमेंट कौन है, तो इन 7 में से आप किसी का भी नाम देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या आपको अवेलेबल है। अब यार इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और उससे थोड़ी थ्योरी इस बात की क्लियर हो जाएगी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट क्यों नहीं कह रहे। तो अब अगर बात की जाए तो सवाल ही यही है कि वाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट आर नॉट कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। यानी बेटा सेकेंड पीरियड एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट क्यों नहीं कह रहे। तो अगर यहां बात की जाए तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा ऑप्शन होगा जो मैं बता रहा हूं यही ऑप्शन होंगे वहां पर, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा ऑप्शन होगा स्मॉल साइज,
तीसरा ऑप्शन होगा absence of d ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन होगा ऑल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सवाल का जो हमारा आंसर जाने वाला है वो फोर्थ पार्ट है, यानी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, रीजन साइज उसका छोटा होता है, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट ही केवल सेकेंड पीरियड में आते हैं, डी ब्लॉक वाला आता ही नहीं, यानी कि उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ these properties second period elements shows, और एक टर्म आता है anomalous behavior, shows anomalous behavior। anomalous का मतलब होता है नियम विरुद्ध। इसका मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट जो है वो जिस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उसमें सेकेंड पीरियड एलिमेंट अपने ग्रुप के विरुद्ध भी कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर क्या होता है, एनॉमलस। पेपर में अगर पूछा गया कि सेकंड पीरियड एलिमेंट का एनॉमलस बिहेवियर का कारण क्या है, तो रीजन है उनका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, और डी ऑर्बिटल जो है वो उनके अंदर मौजूद नहीं। इतनी बात याद रखेंगे तो टिपिकल एलिमेंट का कोई भी सवाल आप आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग है डायगोनल रिलेशनशिप। अब दोस्त बात करते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है। डायगोनल का मतलब होता है एरो, डायगोनली एक दूसरे को रिप्रेजेंट करें। तो कहा जाता है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं वो थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ जो उनके रिस्पेक्ट में डायगोनली प्रेजेंट होंगे उनके साथ वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं क्या, सेकंड पीरियड एलिमेंट shows similar properties, जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आ जाएंगे, similar properties with diagonally placed, सबके साथ नहीं, जो उनके साथ क्या हो, diagonally placed third period, diagonally placed थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है ना, उनके साथ वो शो करेंगे क्या, डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर। सबसे पहले देख लेते हैं कि कहानी क्या है। जैसे अगर मैं आपके सामने यहां रखता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तो बेटा ये सेकंड पीरियड एलिमेंट हुए। इनके नीचे थर्ड पीरियड एलिमेंट अगर लिखूंगा तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। जो अपने कोर्स में है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो अब अगर मैं बात करूं तो लिथियम और मैग्नीशियम, इनकी बात करें तो ये सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड में डायगोनल वाला लेना है, ये इसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी प्रकार से बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरीके बोरॉन और सिलिकॉन की भी कई सारी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप जो है उस डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें बेसिकली इनके आयंस होते हैं। तो अब हम पहले बात कर लें
कि रीजन क्या है कि ये डायगोनली सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल। ये टर्म केमिकल बॉन्डिंग में बहुत काम आएगा। बिकॉज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल, यानी कि इन एलिमेंट्स के जो आयन बनेंगे, इन एलिमेंट्स के जो आयन बनेंगे, जैसे Li+ बनेगा, Mg+2 बनेगा, Be+2 बनेगा, Al+3 बनेगा, तो इनके आयनिक पोटेंशियल जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अब आपको यही सीखना है कि आयनिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है आयनिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है जो भी उस आयन के ऊपर चार्ज है, चार्ज अपॉन उस आयन का साइज बोल दो या उस आयन का रेडियाई बोल दो, एक ही बात है। यानी चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल। और आयनिक पोटेंशियल इनके लिए क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो Li+ जो है और Mg+2 जो है, ये आपस में क्या शो करते हैं, कई सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो इनके डायगोनल रिलेशनशिप शो करने के पीछे का रीजन क्या होगा, रीजन होगा सेम आयनिक पोटेंशियल। यानी इनके आयनिक पोटेंशियल जो होते हैं वो सेम होते हैं। आपको याद नहीं रखना है, लेकिन डेटा के तौर पे अगर ध्यान रखें तो Li+ हो या Mg+2 हो, इन दोनों का जो फाई आता है वो अप्रॉक्सीमेट 2.2 आता है। यानी कि अगर हम इनका चार्ज और साइज ले लें, क्या ले लें, चार्ज और साइज ले लें, तो वो रेशियो जो होता है, आप चाहे तो इसे याद करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि लगभग इनके लिए अगर मैं बोलूंगा तो क्या सेम हो जाएगा, इनका फाई जो है वो सेम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम लूंगा तो Be+2 और Al+3, इनके लिए भी यही चीज काम करेगी, डायगोनल रिलेशनशिप, और वहां भी हमारा आंसर क्या होगा, जो फाई होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है टिपिकल एलिमेंट्स के लिए और डायगोनल रिलेशनशिप के लिए। इतना नोट करिए, तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब यार अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो कहा जाता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होंगे बेटा, बेसिक नेचर के, यानी वो बेस की तरीके काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है, अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O, या अगर आप कैल्शियम ले लीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO। इनका नेचर कैसा होगा, बेस की तरीके काम करेगा। इसी प्रकार से कहा जाता है अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर होगा। यानी जैसे एसिड काम करता है वैसे वो काम करेंगे। एसिडिक नेचर अगर है तो नॉन मेटल्स के कुछ ऑक्साइड आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम हेलोजन फैमिली में Cl ले लें तो उसका ऑक्साइड होगा Cl2O7। ऐसे कई सारे ऑक्साइड होंगे, लेकिन आपको याद रखना है। फास्फोरस है P2O5, एसिडिक नेचर होगा। सल्फर का ऑक्साइड ले लें SO3 होगा। ये सब कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि ये सब नॉन मेटल हैं, Cl, फास्फोरस और सल्फर। इसके बाद अगला जो मामला है उसमें अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है, एक शब्द आता है मेटलॉइड, है ना। मेटलॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली
उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले तो ये समझिएगा ये टर्म क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल। एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो दोनों की तरीके काम कर सकते हैं। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं उनके अंदर एसिडिक नेचर भी पाया जाएगा और बेसिक नेचर भी उन्हीं के अंदर मौजूद होगा। यानी इसका मतलब ये है कि एम्फोटेरिक मेटल या एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल के मेटलॉइड के ऑक्साइड हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखा सकते हैं। यानी अगर उन्हें बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एसिड बनकर रिएक्ट करेंगे, अगर उन्हें आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो बेस बनकर रिएक्ट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि मेटलॉइड क्या है, तो मेटलॉइड में हमारे पास जो आता है वो आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो मेटलॉइड में अपने को ध्यान रखने हैं 5 मेटल: बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनस और लेड। ये 5 मेटल हैं जिनको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। इनके ऑक्साइड को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेरिलियम का ऑक्साइड BeO के रूप में पाया जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 के रूप में पाया जाता है, जिंक का ऑक्साइड ZnO के रूप में पाया जाता है, जिंक ऑक्साइड बोलेंगे। स्टेनस और लेड के दो ऑक्साइड बनेंगे। स्टेनस का एक ऑक्साइड होगा जिसे SnO बोलेंगे और एक ऑक्साइड होगा जिसे SnO2 बोलेंगे। इसी प्रकार से लेड के भी 2 ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड जिसे PbO बोला जाएगा और एक ऑक्साइड होगा जिसे PbO2 बोलेंगे। यानी अगर हम इनकी बात करें तो ये वो ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी इनके अंदर एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर भी मौजूद है। तो ये बात आपको हर हालत में ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड react with बेस या बेसिक ऑक्साइड। यानी कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर जाए या बेसिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। जैसे पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है बेरियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया Al2O3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो एक बात ये बताइए, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम ये सब मेटल है, यानी मैं बोल सकता हूं ये तीनों के तीनों मेटल के ऑक्साइड है। और अगर ये मेटल के ऑक्साइड है तो इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। और अगर बेसिक नेचर होगा तो ये ऑक्साइड केवल और केवल एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे, ये कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे ऑप्शन में बेस से रिएक्ट कराना है, ये तीनों रिएक्ट नहीं करेंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कैसा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो मैं बोल सकता हूं कि ये चाहे आप इसको बेस के साथ रिएक्ट कराइए करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कराइए करेगा। तो यहां इन्होंने बोला है कि आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है? बेस के साथ। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे समझने वाली बात क्या है?
यानी अगर कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके का सवाल आता है और जिसमें वो बोलता है कि आप बेस से रिएक्ट कराओ, तो जाहिर सी बात है वो आपको 3 बेसिक ऑक्साइड दे देगा। अगर कल को उसने बोला एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, तो वो 3 एसिडिक ऑक्साइड दे देगा। यानी हर हालत में आपको यहां पर क्या चीज ढूंढना है, क्या ढूंढना है इन सवालों में हमेशा याद रखना है, आपको ढूंढना है आपके आंसर में एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब आपके ऑप्शन में क्या दिया होना चाहिए, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, स्टेनस के 2, लेड के 2, इनमें से कोई भी ऑप्शन में अगर है तो वही आपका यहां पर आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर एक सवाल और है, अच्छा वो कराते हैं। चलते बेटा, अगला सवाल जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज, और इंपॉर्टेंट बात है नॉट सेम, यानी कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं। अब ये बात सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार देखो बोला गया है बेरिलियम और एल्यूमिनियम, तो आपको दोनों आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये तो एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन आपके सामने रखता हूं। पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो अगर मैं बात करूं तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है Beu, और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है Al2O3। ये दोनों ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड है, तो आप बोलेंगे कि सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और दोनों हैं तो इसका सीधा सा मतलब है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ये दोनों ही लोग, यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या कि नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है, सेम है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा मैक्सिमम सीएम। सीएम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी हमारे पास मेटल है उसका जो आयन है वो कितने लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है अलग अलग चीजों से, या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम जो होता है वो बेरिलियम आयन होता है यानी Be+2 होता है, और जो एल्यूमिनियम होता है वो Al+3 होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेरिलियम जो होता है एक एग्जांपल के तौर पे OH- का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम की भी अगर हम बात करें कोई बेस से करा रहे हैं तो OH- है यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है। बेरिलियम आयन OH- को एक्सेप्ट करेगा यानी उतने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जितने OH- एक्सेप्ट करेगा वो बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा। क्या बेरिलियम आयन जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर या जितने भी OH- में बोलूं एक्सेप्ट करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ऐसे ही Al+3 जितने OH- एक्सेप्ट करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आपको याद भी रखना है कि क्या बनता है, तो कहा जाता है कि जो बेरिलियम आयन है वो 4 OH- को एक्सेप्ट करता है। तो BOH का होल 4 बनाया, अब B पर चार्ज था +2, OH पे -1 यानी 4 पे -4 आ गया और +2, तो नेट में चार्ज आया -2, तो ये बन गया -2। ठीक बात। यहां एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 6 OH- को एक्सेप्ट करता है, तो अगर 6 को एक्सेप्ट किया बेटा तो 6 यानी -6 चार्ज यहां से आया OH- की वजह से, और +3 चार्ज पहले से था, तो नेट चार्ज जो होगा वो आएगा -3। तो आपको ये याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम ने 4 OH- लिए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। Al+3 ने 6 OH- को एक्सेप्ट किया है,
यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब इनके कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी इसके बाद ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनकी अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे रिजल्ट के तौर पे मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। क्लियर है? अभी इसके बारे में थोड़ी बात और करेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कार्बाइड, यानी इनके जो कार्बाइड हैं उनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। मैंने बेटा आपको क्लास में कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे, आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम कार्बाइड जो होता है, अगर उसकी बात करें तो बेरिलियम कार्बाइड होता है Be2C टाइप का, और इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3, इसका भी हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक बात है। अब आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो हमारा बेरिलियम कार्बाइड है वो बेसिकली है क्या, इसके अंदर मौजूद है B+2 और C-4। एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर बात करें तो ये है Al+3 और C-4। क्लियर बात? अब अगर हम अपने वाटर की बात करें तो गलत है लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है, OH- और H+ मौजूद है। अब अगर बात की जाए तो बेरिलियम पे +2 चार्ज है, यानी ये 2 OH- लेगा, कार्बन पे -4 है, ये 4 H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो आंसर में क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4 यानी मीथेन गैस यहां पर इवॉल्व होगी। यहां पर आते हैं Al+3 है, 3 OH- एक्सेप्ट करेगा, AlOH का होल थ्राइस, और कार्बन पे -4 है यानी कि मीथेन गैस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो आपस में क्या है, सेम है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट सेम, दोनों का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, सेम। अब यार पेपर में कई बार आता है एम्फोटेरिक मेटल के हाइड्रोक्साइड है, ये बात तो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये भी एम्फोटेरिक है क्योंकि इनके ऑक्साइड बनाओ या इनके हाइड्रोक्साइड बनाओ, इसका जो कलर होता है वो याद रखना है जिलेटिनस, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। पूछा गया है पेपर में, जिलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि मटमैला सफेद कलर जो होता है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। और एरो आप नीचे बना दीजिए क्योंकि इनके प्रेसिपिटेशन होते हैं। तो ये बात याद रखनी। चौथा ऑप्शन, लुईस एसिडिक नेचर। लुईस एसिडिक नेचर। लुईस एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, और वो भी किसके, लुईस एसिडिक नेचर ऑफ हैलाइड। समझिए, अगर मैं बात करता हूं बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, तो बेरिलियम का जो हैलाइड है वो है BeCl2, और एल्यूमिनियम का जो हैलाइड है वो है AlCl3। लुईस शब्द जहां आ जाए आपको याद रखना है, इसका मतलब है कि उस चीज का ऑक्टेट जो होगा वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट, यानी कि ऑक्टेट पूरा ना हो। तो अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 कैसे, एक बेरिलियम ने रखा होगा, एक Cl ने रखा होगा, तो 2, इसी प्रकार से अगला 2। तो अगर मैं बात करूं तो BeCl2 जो होता है वो लीनियर होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हुए। एल्यूमिनियम की बात करें AlCl2, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने, 6।
तो बेटा बोल सकते हैं इन दोनों के पास 4 हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन दोनों का ऑक्टेट जो होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लुईस एसिडिक नेचर दोनों का क्या है, सेम है, यानी दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत यहां पर मौजूद है। तो मैं बोल सकता हूं कि इनका लुईस एसिडिक नेचर ऑफ हैलाइड सेम होता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है, आपको यही याद रख लेना है, BeCl2 जो होता है वो सबसे पहले डाइमर बनाता है, यानी BeCl2 का होल ट्वाइस, और उसके बाद वो अपना पॉलीमर बनाता है, यानी BeCl2 का होल n, यानी ये इसका डाइमर होगा क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और ये इसका पॉलीमर होता है। इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। AlCl3 के लिए अगर बात करें तो यहां लिख सकते हैं AlCl3 जो होता है ये अपना डाइमर बनाता है और Al2Cl6 में जाकर एग्जिस्ट होता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। लुईस एसिड की तरीके ये काम कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा जवाब होगा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, यही हमारा आंसर है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर बेरिलियम आयन और एल्युमिनियम आयन का इसलिए भी सेम नहीं है। एक बात समझिएगा, बेरिलियम आयन सेकंड पीरियड एलिमेंट है और एल्युमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसलिए ये अपनी बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अगर ये एक OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ये इसीलिए करेगा क्योंकि 8 के बाद ये रख ही नहीं पाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि इसने 6 OH माइनस यानी 12 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, इसीलिए इनके कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है। इसलिए जनरली याद रखिएगा कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट अगर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी आपको सेम नहीं मिलेगी। इतनी बात आपको याद रखनी।